नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय भाई जोशी आपसे कुछ कोरोना की बातें शेयर करना चाहता हूँ आज। मैं सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताऊंगा। छोटी सी बात है कि मैं डॉक्टर विजय भाई जोशी अभी वापी गुजरात से बोल रहा हूँ। आई एम ए सीनियर सिटीजन. I am practicing in Vapi. Vapi is on the border of Maharashtra and Gujarat, but we are located in Gujarat. I am doing the medical practice since 1968. अभी 50 साल हो गए मेडिकल प्रैक्टिस करते करते. I have the fortune of doing a hospital practice, opening up a multi-speciality unit and practicing in it for about 4 decades in my life. I have the experience of working with the government of Gujarat also. I was a civil surgeon also in अर्ली 70s. मेरा ये सौभाग्य रहा है कि 50 साल के अंदर अंदर मुझे मौका मिला कि मैं विदेश जा सकूं. आई हैव बीन आउट ऑफ कंट्री फॉर 46 टाइम्स. मैं 46 बार हिंदुस्तान से बाहर गया हूं एकेडमिक पर्पस के लिए या कॉन्फ्रेंस के लिए वगैरह करके. 46 देश में घूमा हूं. ईश्वर की कृपा रही कि मेरे नाम के पीछे मैंने दर्जन डिग्रियां लगा के रखी है. बेसिकली मैं सर्जन हूँ, लेकिन सिंस लास्ट 3 डिकेड्स में डायबिटीज़ का काम करता हूँ और बहुत सारे उपहार, बहुत सारे गोल्ड मेडल, मैंने 4 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं अभी तक. ये बैकग्राउंड इसीलिए है कि दिस पुट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर व्हेन आई टॉक टू यू अबाउट एनीथिंग विच इज़ प्रेजेंटिंग कोरोना. ये हमारा आज का विषय है और हमारा ये विषय बन गया है सिंस जनवरी 2020 कोरोना के बारे में. देखिए साहब, कोरोना के बारे में इतनी सारी बातें, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी माहिती, इतने सारे स्पीकर, इतनी सारी साइंटिफिक बातें हर रोज़ दिन रात सुबह शाम हमें बताई गई हैं, बताई जाती हैं. ऑलमोस्ट वी आर सैचुरेटेड. अभी कोई कोरोना की बात करना चाहेगा तो हम मुंह मोड़ लेंगे, भाई छोड़ो बहुत हो गया, अब इसमें आगे नहीं जाना. तो ये भी सोच समझ के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और यही ध्यान रखते हुए मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ. आज का मेरा इरादा ये है कि जो आज तक हुआ वो हो गया. मैं इसमें आई विल नॉट गो इनटू जियोग्राफिकल मैटर, नाइदर द पॉलिटिकल नॉर द रिलीजन, कुछ भी नहीं. मैं विज्ञान की बातों को लेके ऐसी कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमारे आने वाले जीवन पे असर पड़ेगा. आप ये कहेंगे कि हाँ साहब ठीक है, जो बीत गई सो बात गई, जो होना था वो हो गया, कुछ हमने एक्सपेक्ट किया था, कुछ नहीं किया था, कुछ हमने समझा था, कुछ नहीं समझा था, वो तो है, लेकिन अब आगे क्या, अब क्या करें. वॉट इज़ द टेक अवे मैसेज फ्रॉम टुडे. आप क्या कहना चाहते हो? अभी हमारा भविष्य, अभी हम आगे क्या करना चाहेंगे, हमें क्या करना चाहिए. और दैट टेक अवे मैसेज विल हेल्प अस इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड ईयर्स टू कम. ये प्रैक्टिकल बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और इसीलिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ. देखिए, कोरोना वॉज बोर्न इन ए लेबोरेटरी और इट इज़ इन नेचर. इट्स ए डिबेट, बट ऑलमोस्ट एवरीबडी एग्रीज साइंस में कि कोरोना वॉज बोर्न इन ए लेबोरेटरी. इट केम फ्रॉम चाइना. अब हर वायरस की एक खासियत होती है कि इट गोज ऑन चेंजिंग इट्स नेचर. उसको म्यूटेशन बोलते हैं. थोड़ा सा टेक्निकल मैं इसीलिए ले जा रहा हूँ कि उसका प्रभाव सीधे आजकल के हमारे जीवन और हमारे परिणामों पे पड़ रहा है. कोरोना वायरस जो चाइना से निकला, वुहान से, और जो गया यूरोप में, मेनली इट वेंट टू इटली. I'm from Europe, Spain and Italy, both Scandinavia, and then it went to USA. उस समय कोरोना की स्ट्रेन जो थी उसको L बोला जाता है. उसके बाद उसने संक्रमण किया, म्यूटेशन, और एक दूसरी स्ट्रेन बनी कोरोना की, उसको बोलते हैं C. Now C strain is little less aggressive than L. जो ज़्यादा संक्रमण करते हैं, लोगों की मृत्यु होती है या ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, वो L स्ट्रेन है. सी स्ट्रेन जो मिडिल ईस्ट में गई, ईरान से, फिर यूएई में, दुबई, और फिर इंडिया में आई, साउथ इंडिया में. ये जो सी स्ट्रेन है, इट इज़ लिटिल लेस विरुलेंट, वो थोड़ा सा कम एग्रेसिव है. अभी ये एल और एस में भी सब टाइप्स हैं, क्योंकि ये है कोरोना अपना स्वरूप हमेशा बदलता रहता है, लाइक ए कैमिलियन. अभी एल स्ट्रेन में भी ए, बी, सी वगैरह हैं, उसमें भी A1, A2, A3, B1, B2, B3 वगैरह हैं, और उसमें भी A1 में भी A, B, C ऐसा है. मतलब A बोलिए
पहले एल बोलिए, फिर ए बोलिए, फिर 1 2 3 बोलिए, उसमें भी ABC बोलिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये कोरोना की एल स्ट्रेन में A1A प्रकार की जो स्ट्रेन है दैट इज मोस्ट विरुलेंट। आपने देखा होगा कि आमतौर पे कोरोना में लोगों की मृत्यु नहीं होती। 75% पीपल रिकवर, ऑलमोस्ट 80% पीपल, लेट अस कॉल इट 75 to 80% पीपल, दे रिकवर एंड द स्टोरी गोज ऑन, द लाइफ गोज ऑन। लेकिन कुछ एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, लश्कर के जवान हैं, पुलिस के आदमी हैं, हट्टा कट्टा यंग मैन है, रिक्शा वाला है, यंग बॉय हैं। एग्जाम्पल है कि 21 साल का लड़का हो या 30 साल का रिक्शा वाला हो, उनको कोरोना लगी, सिम्टम्स आए, टेस्ट किया गया, कोरोना पॉजिटिव निकला और 24 घंटे या 36 घंटे के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। ये इसीलिए कि ये जो स्ट्रेन है दैट इज कोरोना LA2A, ये इसका नाम है। अब सी स्ट्रेन है, इट्स नॉट दैट बैड। प्रॉब्लम ये है साहब कि कोरोना हमारे शरीर में जब पहले हमने देखा था तो सीधे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे हमला करता था। हम सब जानते हैं, हमने सुना भी बहुत है कि कोरोना हमारे पे नहीं आएगा अनलेस यू ब्रिंग इट टू योरसेल्फ। कोई आपको आके कोरोना दिए जाए या आप कहीं से जाके कोरोना ले आए, ये अगर नहीं होगा तो कोरोना आप पे हमला नहीं करेगा। मेरा ये कहना है कि आप कहीं बाहर गए और आप कोरोना घर पे लेके आए, जैसे कोरोना इज ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इट इज नॉट एयरबोर्न। ड्रॉपलेट का मतलब जब आप खांसी खाते हैं या छींकते हैं, जब आप छींकते हैं तो करीब करीब 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो हवा निकलती है। तो आप खांसी खाते हैं तो उससे कम, उसमें ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उसमें 60,000 बैक्टीरियाज विल बी देयर when we sneeze and around 3,000 bacteria will be there when we cough। और एक बैक्टीरिया के अंदर करीब करीब 1 लाख से 10 लाख तक कोरोना के वायरस हो सकते हैं। कोरोना के वायरस है उसकी साइज 5 to 50 नैनोमीटर तक है। दे आर लिटिल हेवियर देन अदर वायरसेस, इसीलिए वो ज्यादा हवा में नहीं तैरेंगे अनलेस देयर इज एन एनवायरनमेंट। अगर धूल हो, डस्ट हो, उसके ऊपर सेटल होंगे तो उनको हवा में रहने का मौका मिलेगा, नहीं तो दे विल सेटल डाउन इन द सराउंडिंग्स एंड देन अकॉर्डिंग टू द सरफेस, कि वो सरफेस हार्डबोर्ड है, कि वो मेटल है, कि वो प्लास्टिक है, कि आपकी चमड़ी है, कि क्या है, उसके ऊपर वो रहेगा और अकॉर्डिंगली वो जिंदा रहेगा। मान लीजिए 6 मिनट से लेके 4 दिन तक जिंदा रह सकता है ऑन डिफरेंट सरफेसेस। तो ये सरफेस के कांटेक्ट में दूसरा जब कोई आएगा तो वो कोरोना अपने पे ले लेगा और फिर अपने शरीर में जाएगा। अपने शरीर में ले जाने के लिए भी कोरोना को आपको अपने मुंह पे या अपने नाक पे या अपनी आंख पे बिठाना होगा। अगर आपने ग्लोव्स पहने हैं फिर भी अगर आप इफ यू टच योर नोज, इफ यू टच योर आईज और इफ यू टच योर माउथ, द कोरोना विल डेफिनेटली गेट इनटू यू। वो ग्लोव्स पहनने का कोई मतलब नहीं है। तो ग्लोव्स पहनने के बाद भी आप ग्लोव्स निकालें, ठीक से अपने हाथ धोएं साबुन से, मास्क पहनिए ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाए, या आप दूसरों को लगा देते हैं या दूसरा आपको लगा देते हैं, वो चांसेस कम हो जाए। और कीप ए सेफ डिस्टेंस। अगर आप 3 गज की दूरी रखते हैं तो उतनी हाइट ऊंचाई में कोरोना फिर हवा में नहीं रहता, तैरता नहीं है, इट सेटल्स डाउन ऑन द सरफेस। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको इन दिनों बोला जाता है, बहुत सी बातें होती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग करिए, मास्क पहनिए, हाथ धोइए, साबुन से, सैनिटाइजर से क्लीन करिए रिपीटेडली। अगर आपको आदत हो कि आप योर ए हैबिट ऑफ टचिंग योर नोज, योर माउथ, योर आइज, ये आप मत करिए वगैरह। ये सब बातें सही है क्योंकि इसी तरीके से कोरोना हमारे शरीर में प्रवेश करता है। मेरी बात इससे आगे जा रही है, वो इसीलिए कि कोरोना हमारे शरीर में श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी ट्रैक पे अटैक करता है। वंस इट इज पुट इनटू इट्स लोकेशन, जो हमारा गला हम बोलते हैं, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स वगैरह, वहाँ दे रिमेन फॉर 48 आवर्स टू 4 डेज। उसके बाद दे गो इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारी श्वास की नली, फिर छोटी नलियाँ और फिर हमारा छोटा सा यूनिट जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई। हमारे फेफड़े में हवा से जो ऑक्सीजन हमने लिया है और हमारे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है उसका एक्सचेंज होता है, तो वही जगह पे जाके कोरोना अटैक करता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, इसीलिए इतना मैंने डिटेल में इसलिए बताया। पहले ऐसा था, अभी नहीं है। पहले ऐसा था, अब कोरोना ने अपना स्वरूप बहुत बार बदला है। अभी ऐसा है कि ये सिम्टम्स बिल्कुल ही ना हो, ड्राई कॉफ, कॉफ से ज़्यादा, खांसी से ज़्यादा आपको गले में तकलीफ, गले में दर्द, डिग्लूटेशन, खाने पीने में, गले में उतारने में आपको तकलीफ, आपको हल्का सा बुखार, फीलिंग अनवेल, आपको अच्छा ठीक नहीं लग रहा,
ये सब सिम्टम्स जो हैं, और जैसे मैंने कहा खांसी, ये सब सिम्टम्स हैं दैट विल टेम्प्ट यू कि चलो भाई लगता है हम अब कोरोना का टेस्ट करा रहे हैं, आजकल कोरोना बहुत फैला हुआ है, बात इससे आगे बढ़ी हुई है। अब ये भी तय किया गया है कि 32% ऑफ द केसेस द कोरोना कैन कम इनटू यू थ्रू योर आइज। आपकी आंख में, हमारी आंख में जो है कंजंक्टिवा, सो यू डू नॉट नीड द ओरल रूट, you do not need the nose, you do not need them to get located totally for 48 hours to 4 days in the throat। ये सीधे आपकी आंख में संक्रमण करते हैं, वायरल कंजंक्टिवाइटिस होता है और उसके जरिए वो शरीर में घुस जाते हैं बाईपासिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये एक और दरवाज़ा उनके लिए खुल गया। लेकिन हाँ, हमने पहले कहा है कि रिपीटेड हैबिट आपको है कि आप आंख को, नाक को, मुंह को टच करते हैं, वो आप मत करिए, लेकिन इसके लिए आपको चश्मे या शील्ड पहनना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट योर आइज। एक बात और है, कोरोना डेडिकेटेडली पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक पे हमला करता था, श्वसन तंत्र में। थोड़ा सा इसके लिए बता दूं, उसमें क्या होता है, जहां आयन एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है, ऑक्सीजन लिया जाता है, वो जगह पे जाके कोरोना अपना रोग फैलाता है, वो मैकेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है। तो हम पूरी सांस नहीं ले सकते, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, उसकी वजह से ब्रेन से ट्रिगर होता है रिफ्लेक्स और हम ज़्यादा सांस लेने लगते हैं। समझो 1 मिनट में हम 10 सांस लेते हैं तो फिर हम 20 सांस लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल शरीर में बढ़ रहा है, एसिडोसिस हो रहा है, ऑक्सीजन कम बढ़ रहा है। कोरोना एक और भी काम करता है, कोरोना के इन्फेक्शन की वजह से ये एल्वेलाई जो हमारे लंग्स वगैरह हैं वो तो ख़राब होते ही हैं, डिस्ट्रॉय होते ही हैं, लेकिन उसके साथ सिक्रेशन पैदा होता है जिसको हम पस बोलते हैं। दैट फॉर्म्स एन अनदर बैरियर फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन आना चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाहिए, वो मैकेनिज्म में बाधा पड़ती है बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन पस, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन और भी कम होती है। कोरोना एक काम और भी करता है, हमारे रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में जो हीमोग्लोबिन होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो आरबीसीज हमारे जो हैं, रक्त कण जो हमारे हैं, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्वियोलर एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन कम होता है जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। हीमोग्लोबिन कम होने से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पल्मोनरी लंग इन्फेक्शन, इसलिए कह रहा हूँ। और उससे भी हमारा शरीर का ऑक्सीजन कम होता है, उससे हाइपोक्सिया होता है, और हाइपोक्सिया के बाद बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशन शरीर में आ जाते हैं। मेरी बात यहाँ नहीं रुकने वाली, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना रेस्पिरेटरी ट्रैक के अलावा अभी हमने देखा है कि सीधे सीधे हृदय पे भी हमला करता है, वायरल मायोकार्डाइटिस। कार्डियोलॉजिस्ट के पास अगर मायोकार्डाइटिस का पेशेंट गया तो उसको ये भी सोचना होगा कि ये कहीं कोरोना का तो नहीं है। कोरोना एक ग्रुप है, असल में हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं। तो मायोकार्डाइटिस होता है, इट डैमेजेस द लंग्स ऑल्सो। लेकिन ये दो धारी तलवार है। कोरोना से हमारे किडनी क्यों खराब होती है? एक तो इन्फेक्शन होता है कोरोना का खुद, और हमारा शरीर उसके ताबड़तोड़ साथ लड़ने के लिए कुछ मैकेनिज्म डेवलप करता है, ल्यूकोट्राइन हम बोलते हैं, वो उनको भेजा जाता है, उनके लिए लड़ने के लिए क्षमता पैदा करते हैं। और ये जो हैं वो प्रोटीन के स्वरूप में होते हैं, और इनकी मात्रा एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ने से किडनी कोप अप नहीं कर सकती। उसमें फ्री लाइट चेन और हेवी लाइट चेन वगैरह होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम वगैरह बहुत सारे हैं, एल्ब्यूमिन वगैरह हैं, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे ज़्यादा है। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनते हैं। ये वैसे तो हमारा डिफेंस है। और एक और लाइट चेन प्रोटीन की बनती है जिसको बोलते हैं हम कप्पा, KEPPA, और लैम्डा। ये कप्पा और लैम्डा, ये जो लाइट चेन प्रोटीन हैं, दे आर टॉक्सिक टू द किडनी। तो ये किडनी को खराब करते हैं। दिस इज काउंटर प्रोडक्शन ऑफ द बॉडीज डिफेंस रादर देन कोरोना इटसेल्फ, बट ऑल सेड एंड डन हमारी किडनी खराब होती है। तो आंखें हो गई, किडनी हो गई, हृदय हो गया, फेफड़े हो गए, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जाने के लिए कोरोना को हमारे मुंह से हमारे पेट में जाना होगा, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, वो तो सही। बट द डेड कोरोनाज विल बी पास्ड इन द स्टूल। अब माइक्रोस्कोप में, लेबोरेटरी में जब देखते हैं, टेस्ट करते हैं, तो ये नहीं बताते कि ये कोरोना मरा हुआ है या जिंदा है। ये तो यही बताएगा कि हाँ कोरोना है। और दुनिया में एक जगह, मेरे ख्याल से आम्स्टरडम, वहाँ ऐसा भी पाया गया कि कॉन्टामिनेटेड वाटर जो हैं, देखिए जैसे वेनिस है, जैसे आम्स्टरडम है, वहाँ बहुत सारा पानी है शहर में, रास्ते भी पानी के अंदर हैं,
और ये पानी में अगर कॉन्टामिनेटेड वाटर है, सुवेज वाटर से कॉन्टामिनेट अगर हुआ तो उसमें भी कोरोना पाया गया है। हम ये नहीं कहते हैं कि पानी से कोरोना फैलेगा, लेकिन हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि इन द फीसिस, संडास स्टूल के अंदर और इन द सीवेज वाटर आपको कोरोना मिलेगा। नाउ वेदर इट इज लिविंग और डेड रिमेन्स टू बी सीन। तो ये कोरोना हमारे शरीर पे कितनी जगह पे हमला करता है। अब बात ये हुई कि अगर एक जगह हो तो हम उसका इलाज करें। कोरोना इज ए नोवेल्टी, हमारे शरीर ने इसको कभी देखा नहीं है। हम कहते हैं ना कि लेबोरेटरी से पैदा हुआ या कुदरत से, लेट अस नॉट गो इनटू दैट डिबेट, लेकिन ये लेबोरेटरी में पैदा किया गया एक वायरस है। शरीर ने कभी उसको देखा पहचाना नहीं है, तो शरीर जानता नहीं कि इसके साथ लड़ें कैसे, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। तो उसको समय चाहिए टू प्रिपेयर इटसेल्फ, और ये जो है वो हम वैक्सीन की बात करते हैं। लेकिन कोरोना है, हर समय अपना स्वरूप बदलता है और अपना टारगेट भी बदलता है। आज लंग्स में गया तो कल दूसरे पेशेंट में हृदय में जाएगा, तीसरे पेशेंट में वो किडनी में जा सकता है, एंड सो ऑन। सिम्टम्स के बारे में बात करें, जैसा मैंने कहा कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आर डोमिनेंट, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। कोरोना के साइलेंट पेशेंट होते हैं जिसको एसिम्टोमेटिक बोला गया है। ये जो पेशेंट है उसमें विच इज ऑलमोस्ट अबाउट 75% ऑफ द केसेस ऑफ द वर्ल्ड, उसमें सिम्टम्स ये आएंगे कि सिर्फ आपको हेडेक होगा लेकिन आपको कोरोना होगा, आपको बैक एक, बॉडी एक होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, नॉट फीलिंग वेल, यू वांट टू लाई डाउन, आपको खाना अच्छा नहीं लगता, आपको भूख नहीं लगी है, आपका टेस्ट हो गया, यू लॉस्ट टेस्ट ऑफ द माउथ, बोले आप खाना खाएंगे लेकिन पता नहीं इसका स्वाद ही नहीं आ रहा, सूंघते हैं लेकिन पता ही नहीं चला कि इसकी स्मेल क्या है वगैरह। आपको बुखार नहीं है, आपको इस वक्त गले में तकलीफ नहीं है, आपको सांस लेने में अभी प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आपको कोरोना हो सकता है। और आमतौर पे 2-5 दिन ऐसा रहेगा, 5-7 डेज, मोस्टली इन स्ट्रांग एंड यंग पीपल। उसमें से लास्ट एक सिम्टम्स है वो बहुत खराब है, वो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। कोरोना कैन कॉज प्योरली गैस्ट्रोएंटेराइटिस मेनली इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में अगर झाड़ा उल्टी हो गया, एडल्ट में हो गया, तो वो कोई यही नहीं सोचेगा कि ये कोरोना वाला है। आमतौर पे तो आप इन बातों का इलाज घर पे कर लेंगे, 1-2 दिन क्रोसिन लेंगे, 1-2 दिन आप फास्टिंग कर लेंगे, यू ट्राई टू मैनेज समहाउ, नहीं तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। और हर गैस्ट्रो का पेशेंट या हर बॉडी एक और हेडेक का पेशेंट कोरोना है ऐसा डॉक्टर टेस्ट थोड़ी करवाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इतनी हमारे पास सुविधा भी नहीं है, 1.62 लाख किट्स है हमारे पास, ज़्यादा किट भी नहीं है कोरोना का टेस्टिंग के लिए। तो ये कोरोना अनडिटेक्टेड रह जाएगा, लेकिन आदमी उससे मरता नहीं है। लेकिन वो आदमी जो है, ही बिकम्स ए टिकलिंग टाइम बॉम्ब, वो एक कैरियर बन जाता है। और यहाँ से हमारी बात शुरू होती है कि समझो आपके घर में कोई यंग एंड स्ट्रांग आदमी है, उसको ये सिम्टम्स आए, उसको कोरोना लग गया, लेकिन वो नौबत नहीं आए कि कोरोना का टेस्ट कराएं या अस्पताल में जाके दाखिल हुए, ट्रीटमेंट कराएं और 7-8-10 दिन में ये सब बातें हो गई, ठीक हो गया करके। बट देन फॉर नेक्स्ट 14 days ही इज ए कैरियर, ही विल गो ऑन इन्फेक्टिंग पीपल इन द हाउस। आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग जो हैं अबाउ 60 एंड अबाउ, या बच्चे हैं 10 साल और उससे छोटे, अब इन लोगों की लड़ने की ताकत आप जैसे नहीं है जैसे यंग एंड स्ट्रांग लोगों में है। तो आप तो बच गए, लेकिन आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर या बच्चे हैं, उनके लिए आप एक खतरा बन जाते हैं। और एक तीसरा सेगमेंट है, वो है कोमॉर्बिडिटी। इरिस्पेक्टिव ऑफ एज और सेक्स, आपकी उम्र क्या है या मेल फीमेल ने, वो मायने नहीं रखता। अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है, मतलब आपको थायराइड की बीमारी है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज़ है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपको अस्थमा की बीमारी या कुछ भी ऐसी कुछ भी बीमारी आपको इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, तो कोरोना आपको पकड़ लेगा। तो जो यंग एंड स्ट्रांग लोग हैं जो डिफेंस कर सकते हैं, एंड जो ये ग्रुप हैं जो ओल्ड मैन या बच्चे हैं या कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, वो डिफेंस क्यों नहीं कर सकते? क्या प्रॉब्लम क्या है? तो कोरोना से लड़ने के लिए हमारे शरीर का प्रतिकार शक्ति हमें बढ़ाना है, जो यंग एंड स्ट्रांग लोगों में होता है। जिसको कोरोना लगता है फिर भी उतने ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते, हॉस्पिटल तक जाने की शायद नौबत भी नहीं आती, उनका डेथ भी नहीं होता और वो कोरोना से गुजर जाते हैं। लेकिन बाकी लोग हैं वो कोरोना से नहीं गुजर जाते, बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल जाने की नौबत भी आ जाती है, ऑक्सीजन देने की नौबत आती है और शायद आपको वेंटिलेटर पे रखना पड़े। ऐसा क्यों?
वो इसीलिए कि उनकी प्रतिकार करने की शक्ति, लड़ने की ताकत कम है। तो क्यों? ये लड़ने की ताकत चीज क्या है? कोरोना से लड़ने की ताकत यंग मैन में है और ओल्ड मैन में नहीं है, तो वो है क्या भाई? और वो कैसे लाई जाए? एक ओल्ड मैन को यंग मैन कैसे बनाया जाए? इसका इसीलिए डिस्कशन है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन हमारे पास नहीं आएगी तब तक हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। और वैक्सीन बनाने में कम से कम मिनिमम ऑल पैरामीटर्स को पास करके अगर निकलना है तो 6 साल लगते हैं। अब देखिए 2002 में इबोला वायरस आया था, आज तक 18 साल हो गए, उसके वैक्सीन हम नहीं बना पाए। वैक्सीन बनाना भी इतना आसान नहीं है। वैक्सीन बनाने के बाद ट्रायल पे अगर वैक्सीन दिया और पेशेंट मर गया वैक्सीन से, तो ये तो एक गुनाह का क्राइम हो जाएगा। वैक्सीन इज नॉट एन ईजी थिंग। वैक्सीन कुछ ऐसी चीज़ है कि हमारा शरीर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बनाएगा जो कोरोना के साथ लड़ सके। मैं वो दिशा में डिस्कशन को नहीं ले जाऊंगा, वो बहुत टेक्निकल बात है, कभी और करेंगे उसके बारे में बात। लेकिन जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हमें क्या रास्ते हमारे पास है? दवाइयाँ, मेडिसिन, और वो भी ट्रायल एंड एरर बेस पे है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हम यूज़ करने लगे, उसके भी काफ़ी बहुत टॉक्सिसिटी, काफ़ी बहुत उसकी नुकसान करता बातें भी आई, जैसे कार्डियक टॉक्सिसिटी। एजिथ्रोमाइसिन है, जैसे और H1N1 वायरस है या HIV वायरस है, उसकी जो दवाइयाँ हैं एंटीवायरल ड्रग्स, उसमें से भी बहुत सारी दवाओं का प्रयोग कोरोना के लिए किया गया है और उसमें अच्छे परिणाम भी मिले हैं। वैसे कोरोना के लिए प्लाज्मा थेरेपी भी है। जो पेशेंट को कोरोना हुआ वो ठीक हो गया, वापस अपने घर पे चला गया, उसके शरीर में कोरोना की लड़ने की ताकत, एंटीबॉडीज़ वो बने हैं, और ये एंटीबॉडीज़ हम अगर दूसरे पेशेंट को दें तो वो शायद कोरोना की लड़ाई अच्छी से लड़ सकेगा। ऐसी बहुत सारी, मतलब ये एंटीडोट हैं, ये वैक्सीन नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन नथिंग इज श्योर, नथिंग इज सर्टन। ये सब बातें हम देते हैं पेशेंट को क्योंकि हमारे पास और कुछ है भी नहीं, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो घुमा फिरा के बात ये आ गई कि कुछ ऐसा करें भाई कि अगर आर पार की लड़ाई हो जाए, जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि आर पार की लड़ाई है। अगर आपके घर में आपके बूढ़े बुजुर्ग या कोई बच्चा या कोई कोमोर्बिडिटी वाला पर्सन, आदमी, उसको ऐसी नौबत आ गई कि कोरोना आ गया, घुस गया, उसमें लग गया और उसको उसके साथ लड़ने की नौबत आ गई, आर पार की लड़ाई, तो उसको उसके लिए तैयार करना है। अब कोरोना हमारे दरवाजे तक आ गया है। पहले सिर्फ चाइना और यूरोप अमेरिका में था, आज इंडिया में है। कल परसों के आंकड़े में देखता हूं कि एक दिन में 1 लाख नए मरीज ऐड किए गए इन द लिस्ट ऑफ कोरोना। डेथ की बात नहीं कर रहा। और कोरोना चला जाएगा ऐसा कभी मत सोचिएगा। लाइक ऑल अदर वायरसेस, कोरोना हमारे साथ ही रहेगा। एक हर्ड इम्यूनिटी है, वो वेरी डेंजरस टू टॉक अबाउट इट। लेकिन ये इम्यूनिटी है कि भी कोरोना हमारे साथ, हम कोरोना के साथ कैसे भी जी लेंगे। कोरोना का संक्रमण, उसकी एग्रेसिवनेस थोड़ी कम होगी या हमारी डिफेंस थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन कुछ भी करके वी विल लिव टुगेदर। ये चला जाएगा ऐसा है नहीं, देयर इज़ नो डेडलाइन कि भाई जनवरी में चला जाएगा, दिवाली पे चला जाएगा, ऐसा है ही नहीं। हमें इसके साथ ही रहना है, उसके नियमों का हमें पालन करना है। नियमों के बारे में बहुत सारी बात बताई हैं, तो उसके लिए मैं नहीं कहूँगा। हम अपनी प्रतिकार शक्ति, हमारी लड़ने की ताकत बढ़ाएं। तो अगर ये हो गया कि दुश्मन के सामने आर पार की लड़ाई करने की अगर नौबत आ गई तो हम लड़ सकें। लाइक ए यंग मैन हु फाइट्स इट आउट, डजंट बिकम वेरी सीरियसली इल एंड डजंट डाई। तो ये क्या है? हमारी इम्यून सिस्टम। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन देखिए कोरोनेशन के ऊपर से कोरोना का स्वरूप आपने देखा होगा, तो वो कोई ताज पहना हुआ हो ऐसा उसका पिक्चर है। वैसे कोरोना इज अ ट्रांसपेरेंट वायरस। अब उसको देखने के लिए 200,000 टाइम्स मैग्निफिकेशन चाहिए, और नॉर्मली वी टेक 100,000 टाइम्स मैग्निफिकेशन इन द माइक्रोस्कोप। इसमें हमें वी नीड डबल 200,000 टाइम्स माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तब उसको हम देख पाएंगे। ट्रांसपेरेंट वायरस है एक्चुअली। प्लीज़ परमिट मी टू टेल यू कि कोरोना जब तक हमारे शरीर में गया नहीं, वो लिविंग थिंग नहीं है। इट्स अ पैकेट ऑफ RNA। एक एनवेलप में आप कुछ डाल के कहीं भेजते हैं ना, उसी तरह से एनवेलप में डाला हुआ एक राइबोडिसॉक्सी एसिड है, RNA। वो हमारे शरीर में जब जाता है, हमारे कोश, हमारे सेल के अंदर घुस जाता है, देन इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू DNA।
वो पूरे हमारे कोश, हमारे शरीर की कोशिकाओं का, सेल्स का पूरा कारोबार, पूरा उसका कामकाज बिगाड़ देता है। इट टेक्स ओवर द चार्ज ऑफ द सेल, स्टार्ट्स इमीडिएटली मल्टीप्लाइंग, 2 में से 4, 4 में से 8, 8 में से 16, 16 में से 32 वगैरह, वेरी फास्ट, एंड इट स्टार्ट स्प्रेडिंग, इट इंक्रीजेज इन नंबर एंड इट स्प्रेड्स ऑल्सो वेरी फास्ट। अब ये वायरस का यही प्रॉब्लम है कि वो इतना जल्दी मल्टीप्लाई होता है और इतना जल्दी स्प्रेड करता है, समझो फेफड़े में से, फेफड़े में से हार्ट में गया या हार्ट में से किडनी में गया वगैरह। तो इसकी स्पीड को मैच करना पड़ेगा। हमारी डिफेंस सिस्टम जो है, मतलब ओल्ड मैन जो हैं या बच्चे हैं जो संक्रमण का सामना नहीं कर सकते, जो लड़ाई लड़ नहीं सकते, इन शॉर्ट, जिसको हम ताकतवर सैनिक बनाना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, उसमें 2 बातें आती हैं। यंग एंड स्ट्रांग लोग जो हैं उनकी प्रतिकार करने की शक्ति, मैं यही शब्द इस्तेमाल करूँगा, इम्यूनिटी, प्रतिकार शक्ति, आप जो भी कहें, उनके सामने लड़ने की ताकत, उसमें 2 कंपोनेंट आते हैं। पहला कि द स्पीड विथ विच द वायरस मल्टीप्लाइज, जितनी जल्दी वायरस अपने आप को बढ़ाता है उतना ही जल्दी आपको आपके डिफेंस सैनिकों को बढ़ाना पड़ेगा। समझो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो गई और पाकिस्तान ने एक दिन के अंदर 25,000 लश्कर के जवान खड़े कर दिए और आप 10 दिन में ये 25,000 खड़े करेंगे तो लड़ाई नहीं जीत सकेंगे। अगर उन्होंने एक दिन में किया है तो आपको भी एक दिन में उतना ही लश्कर सामने खड़ा करना पड़ेगा। ये तो स्पीड हो गया। दूसरा, कॉम्पिटेंसी, मतलब ये कि सामने अगर 1,000 सैनिक हैं दुश्मन के और हम 20 सैनिक लेके वहाँ जाएंगे तो हम कैसे लड़ाई जीतेंगे। सो द एडिक्वेसी एंड द स्पीड, ये दोनों मायने रखते हैं डिफेंस सिस्टम के लिए। तो ये ओल्ड मैन में, छोटे बच्चों में होता है, लेकिन उनकी स्पीड कम होती है और उसकी एडिक्वेसी कम होती है। यंग एंड स्ट्रांग मैन जो है उसमें उतनी ही स्पीड से उनके सैनिक लड़ाई के लिए आ जाते हैं और उनकी क्षमता, उनकी नंबर भी उतनी ही काफ़ी होती है कि वो लड़ सकें। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे जो लोग हैं सॉफ्ट टारगेट फॉर कोरोना, उसकी संक्रमण शक्ति जो है कोरोना की, उसके सामने उतना ही जल्दी और उतनी एडिक्वेसी के साथ अपना डिफेंस पैदा कर सके। डिफेंस सिस्टम मेनली इट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द बॉडी और द बोन मैरो, हमारे हड्डियों में जो है वगैरह, ब्लड, इसमें जो इम्यून्स हमारे हैं वो बराबर, उसको बढ़ाएं। कैसे? उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे इलाज सजेस्ट किए गए हैं। आयुर्वेद में है, देसी दवाओं में है, यूनानी दवाओं में, बहुत सारे, और बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे। योगा वगैरह भी जो हैं, जो रामदेव बाबा हमें बताते हैं वगैरह, वो भी हैं, बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छे, कारगर भी हैं। जैसे आप यू मेक योर लंग्स स्ट्रांग, अनुलोम विलोम वगैरह करते हैं, आप जो भी करते हैं तो आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, तो आप उसे लड़ सकेंगे वगैरह। लेकिन साहब मैं एलोपैथी का आदमी हूँ, सो आई हैव नो एक्सपर्टाइज और नो ओपिनियन कि मैं आयुर्वेदिक के बारे में या यूनानी दवाओं के बारे में या देसी दवा में कुछ कह सकूं। ये कहना मेरे लिए गलत भी होगा और आई एम नॉट अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। इतना कहूँगा कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत कारगर है। मैं जो कहूँगा वो सिर्फ एलोपैथी के बारे में कहूँगा। एलोपैथी में ऐसे नुस्खे हैं, जैसे मैंने कहा ना, देसी दवाओं में कहेंगे कि आप टर्मरिक की टैबलेट लीजिए, अडूसी करके आता है, अब वो लीजिए, बहुत सी बातें हैं और वो काफ़ी यूज़फुल हैं। तुलसी लेते हैं वगैरह। मैं मेरी एलोपैथी की बात करूँ। एलोपैथी में 5 चीज़ हैं जो सीधे सीधे आपकी प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है। उसके नाम भी हैं और उसकी मात्रा भी है और उसका मैकेनिज्म भी है कि ये करते हैं तो कैसे करते हैं। भाई बताइए, आप कह रहे हैं कि ये काम करेंगे, डिफेंस सिस्टम को बढ़ाएंगे, तो कैसे? एक हल्का सा एग्जांपल देता हूँ। कोरोना के ऊपर जो कोरोनेशन होते हैं वो प्रोटीन के हैं। हमारे शरीर में, हमारे कोशों के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, उसका नाम है ACE। ऐसी रिसेप्टर्स बहुत जगह हैं, फेफड़े में हैं, हृदय में हैं, आँखों में है, इंटेस्टाइन में है वगैरह, और वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। ये रिसेप्टर जो है उस पर कोरोना का ये जो कोरोनेशन है वो बिल्कुल जाके फिट बैठता है। जैसे एक ताले में चाबी, अगर सही चाबी है तो ताले के अंदर बिल्कुल आराम से स्मूथली बैठ जाएगी और ताला खोल देगी।
सिमिलरली कोरोना का ये जो कोरोनेशन है जो प्रोटीन का बना हुआ है वो हमारे कोष हमारे सेल के ऊपर जाके बैठेगा और चाबी से जैसे ताला खुलता है खोल देगा, तोड़ देगा और फिर कोरोना हमारे कोष के अंदर, सेल के अंदर घुस जाता है। अब इसके लिए दवाइयाँ हैं, इसको रुकाने के लिए दवाइयाँ हैं, ये प्रोटीन का एंटागोनिस्ट करने की दवाई, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, ये बहुत बड़ा विषय, अगर बोलता रहूँगा तो शाम हो जाएगी। मैं सिर्फ अपनी प्रतिकार शक्ति के बारे में आज कहना चाहता हूँ कि एलोपैथी में प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए, ये कोरोना का संक्रमण से लड़ने के लिए विद द सेम नंबर, सेम स्पीड एंड एडिक्वेसी जो दवाइयाँ, जो नाम हैं, जैसे विटामिन सी आप दिन में एक बार 500 मिलीग्राम ले लीजिए। जैसे विटामिन B12, उसको साइनोकोबालामिन और मेथकोबालामिन भी बोला जाता है, ये आप 1500 यूनिट पर डे आप लीजिए। जैसे विटामिन B3 नायसिन, ये बी कॉम्प्लेक्स का एक मेंबर है, वो बहुत यूज़फुल है कोरोना के सामने अपनी संक्रमण शक्ति, अपनी प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने के लिए। और एक और बहुत बड़ा है, वो है विटामिन D3 में देखिए D1, D2, D3 होते हैं, मैं D3 की बात करता हूँ, 25 हाइड्रोक्सी डिसॉक्सी की बात कर रहा हूँ। ये आप वंस इन ए वीक, एक सप्ताह में एक बार 60,000 यूनिट की गोली ले लीजिए एंड टेक इनफ ऑफ प्रोटीन। तो इसकी दवाइयाँ हैं, जैसा मैंने कहा कॉम्बिनेशन में है, विटामिन C हैं, विटामिन B12 हैं, विटामिन B3 है, विटामिन D3 है, प्रोटीन है। तो ऐसी दवाइयाँ भी हैं जिसमें ये सब का कॉम्बिनेशन इन दी एग्जैक्ट रिक्वायर्ड मात्रा मिलीग्राम में। कभी कभी हमने देखा कि दवाओं के ऊपर लिखा है कि इसमें विटामिन B3 है, लेकिन है कितना, नहीं के बराबर, वो तो मजाक हो गया ना, वो तो सेलिंग जिमिक हो गया। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज जिंक। जैसे विटामिन D3 एक बहुत बड़ा परिबल है, इस तरीके से जिंक, लेकिन जिंक अकेला नहीं है, जिंक को उसके साथ अपने दोस्त चाहिए। जिंक है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, क्रोमियम है, बायोटीन है, ये सब एक ग्रुप है। जैसे क्रिकेट में 11 लोगों की टीम है ना, उस तरीके से है ये। जिंक अकेला नहीं काम करेगा, इनको ये अपने दोस्त चाहिए और सही मात्रा में चाहिए, इन द राइट एग्जैक्ट रिक्वायर्ड डोजेज मिलीग्राम। तो आप कहेंगे ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, ऐसी दवाइयाँ हैं और मैं तो लेता हूँ बिकॉज आई एम ए सीनियर सिटीजन। मैं खुद डॉक्टर हूँ तो मुझे तो वैसे डर रहता है कि कभी ये मेरे पर हमला क्या कर देगा। तो आपको सिर्फ 2 कैप्सूल एक दिन में पानी के साथ, दूध के साथ लेनी है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। ऐसी कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ हैं, आप सुबह में नाश्ता करते हैं, उसके साथ 1 गिलास दूध ले लीजिए, उसमें प्रोटीन डाल लीजिए और ये 2 कैप्सूल आप ले लीजिए, बात खत्म हो गई। एक सप्ताह में एक बार आपको विटामिन D3 की गोली लेना है और दिन में कभी भी विटामिन C की गोली मुंह में रख के चूसने का है। देखिए अभी ये भी बता देता हूँ, विटामिन C जो हैं वो 2 प्रकार के हैं, कुछ पानी के साथ गल सकते हैं, कुछ आप मुंह में रख के चूस सकते हैं। मैं चूसने की दवा प्रीफर करूँगा। विटामिन D3 भी हैं, वो भी 2 प्रकार के हैं, उसमें आप गल भी सकते हैं पानी के साथ, यू कैन swallow it with water, और आप चूस सकते हैं। उसमें मैं सोलो वाली दवा को पसंद करता हूँ, उसके भी टेक्निकल कारण होते हैं। प्रोटीन इस प्रकार का है कि जिसमें नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन सही हो, नेट प्रोटीन अवेलेबिलिटी भी सही हो वगैरह, उसके बहुत से पैरामीटर हैं, लेकिन प्रोटीन जो दूध के साथ हम लेते हैं, ये दवाइयाँ जो हैं सिर्फ 2 कैप्सूल और 1 गिलास दूध आप कभी भी ले सकते हैं। आप खाना खाने के बाद लीजिए, आप भूखे पेट लीजिए, आप सुबह में लीजिए, आप शाम को लीजिए, कब भी लीजिए, एनी टाइम ऑफ द डे। तो ये 2 कैप्सूल दूध के साथ आपने ले लिया और विटामिन C की 1 गोली कभी ऐसे ही खाना खाने के बाद जैसे पान सुपारी खाते हैं आपने चूस लिया, और कुछ करना ही नहीं है साहब। ये आप लगातार करिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। आप विटामिन C की गोली लगातार 500 मिलीग्राम 3 महीना तक लेंगे, कोई नुकसान नहीं है। और विटामिन D3 के बारे में तो ऐसा कहा गया है, इट कैन बी सेफली टेकन ट्वाइस इन अ मंथ फॉर 6 years, उससे आपको कोई नुकसान नहीं। और ये करने से आपकी लड़ने की ताकत बढ़ती है। हमारे यहाँ, जैसे मैंने कहा वापी में, हमारे यहाँ ऐसी सुविधाएं हैं कि ये सब दवाइयाँ आसानी से मिलती भी हैं, और कुछ हमारे कोरोना के वॉरियर्स जो हैं, काम करने वाले लोग जो हैं, वो आपको घर तक पहुँचा देंगे दवाइयाँ। और लास्टली, ये इतना महंगा नहीं है, इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव। आप समझते हैं उतना महंगा ये है नहीं, तो महंगा भी नहीं है, आपके घर तक भी पहुंच सकता है। आप दिन में कभी भी ले सकते हैं, सुबह या शाम, खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद। और सिर्फ 2 कैप्सूल आपको लेना है दूध के साथ,
ये आप लगातार करते रहे साहब, जब तक कोरोना का डर हमारे सर पे है तो आपकी लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। यू विल बी एबल टू फाइट कोरोना हैंड टू हैंड। अगर ऐसा आ गया कि चलो हाथों हाथ की लड़ाई हो गई, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आपके घर में कोई कोमोर्बिडिटी वाला है या बच्चा है, कम से कम आप उसके लिए इतना कर सकते हैं, यू विल हैव सम कंसोलेशन कि भाई ये हमारे पास लड़ाई के साधन हैं। अगर कोरोना आ गया तो कुछ दवाइयां हैं जो मैंने पहले बता दिया, और उम्मीद है कि दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसकी वैक्सीन ढूंढ लेगा। ऑनेस्टली इस वक्त हमारे हाथ में इसके अलावा है क्या? कोरोना की दवाइयां है क्या? कोरोना का इलाज हमारे पास है ही नहीं। हमें सिर्फ यही करना है कि अपने आप को बचाना है। जो नॉर्म्स दिए गए हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग करिए, आप मास्क पहनिए, आप साबुन से हाथ धोइए वगैरह, वो लगातार लोग बेचारे बोलते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के कहते हैं कि भाई प्लीज ऐसा करिए। ये इसीलिए कि ये सब ही हैं जो हमें बचाएंगे। तो ये दवाओं के लिए मैं आपको प्रमोट करने समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये आप लेना चालू करिए और कम से कम योर कंसोलेशन एंड द सिस्टम विल बिल्ड अप। और एक बात और भी बता देता हूँ, ये सीक्रेट है, हम दोनों के बीच में ही है। किसी को अगर कोरोना हो गया, उसका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उसको अस्पताल ले गए और माइल्ड और मॉडरेट के बीच में उसका स्टेटस है कोरोना का मरीज का, तो 14 दिन तक उसको क्या दवा देते हैं पता है आपको? यही जो मैं अभी बोला। उसके साथ दिन में एक बार आपको तुअर की दाल का पानी देंगे और शाम को 5 बजे मग होता है ना, मग, उसका पानी आपको देंगे। हाइड्रेशन आपका ठीक से रखेंगे। सिम्टोमेटिक दवा देंगे, जरूरत पड़ने पर क्रोसिन, पैरासीटामोल वगैरह। बाकी तो यही नाम जो मैं अभी बोले हैं, तो ये आप घर में रख के अभी से क्यों ना चालू करें। अगर ऐसी नौबत आ भी गई तो आधा रास्ता तो हमने काट लिया है भाई, हमें ये वी आर ऑलरेडी टेकिंग द मेडिसिन। और इसको लंबा लेने से नुकसान तो है नहीं, और इतना महंगा भी नहीं है, और इतना सरल भी है। और ये एलोपैथी का सजेशन है। बाकी सजेशन जो हैं आयुर्वेदिक के जो हैं, देसी दवाओं के जो हैं, यूनानी दवाओं के हैं, योगा वगैरह, वो आई वेलकम दैट, मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन उसके बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं, सिर्फ इसके बारे में कहूँगा। और इसमें हमें 2 चीज़ मिलेगी, एक स्पीड, द स्पीड विथ विच वी हैव टू बिल्ड अप आवर डिफेंस एंड द एडिक्वेसी विथ विच वी हैव टू बिल्ड अप आवर डिफेंस। ये दोनों बात इससे हो जाती है। तो मेरी आपसे ये विनती है कि ये आप करने की कोशिश करिए। 2 बात मैं और भी कहूँगा बिफोर आई कंक्लूड। ये पूरा करने से पहले थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन प्लीज़ परमिट मी टू टेल यू। जब हम टेलीविज़न पे देखते हैं या पेपर में पढ़ते हैं या व्हाट्सएप में देखते हैं कि भाई कोरोना के वॉरियर जो हैं, ये जैसे हमारा 10 का जवान बॉर्डर पे खड़ा है और सामने से गोलियां चल रही है, उस जान की परवाह करे बगैर वो हमारे देश का रक्षण करता है, उस तरीके से एक अलग तरीके की लड़ाई है साहब। मैं समझता हूँ ये लड़ाई है ना, इट इज़ बिगर देन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इट इज़ बिगर देन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, आई थिंक इट इज़ बिगर देन एनी वर्ल्ड वॉर, आई थिंक इट इज़ बिगर देन इवन महाभारत वॉर। पूछें क्यों? वो इसीलिए ये लड़ाई है ना, दिस इज अ वॉर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन द प्लैनेट अर्थ। ये पृथ्वी के ऊपर मनुष्य रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये इसकी लड़ाई है। इसमें 2 देश या 2 कंट्री की लड़ाई है नहीं, इसमें ये नहीं देखी नहीं सुनी इस प्रकार की लड़ाई है साहब। और इसमें लड़ने वाले भी मेरे जैसे सफ़ेद कोट पहने वाले लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, साफ सफाई करने वाले आदमी हैं। ये अपनी जान की बाजी लगा के आपके लिए दिन रात काम करते हैं। हमारे पुलिस वाले हैं, 24 घंटा बेचारे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पड़े हैं। और ऐसी बहुत सी एजेंसियां हैं, बहुत सी एजेंसियां हैं जो अपने जान की, अपनी खुद की परवाह किए बगैर आपकी सेवा में खड़े हैं। और बिना हिचकिचाए हम डॉक्टर लोग या नर्सिस या पैरामेडिकल स्टाफ, लेबोरेटरी वाले या साफ सफाई वाले या पुलिस वाले या वर्कर्स वगैरह जो भी हैं साहब, जो भी हैं, एम्बुलेंस के ड्राइवर से लेके आप कोई का नाम ले लीजिए, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, आपके लिए काम करना चाहते हैं। और मैं देखता हूँ कभी कभी आप मतलब लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं, उसको लाठी से मारने की कोशिश करते हैं, उसको भगा देते हैं। एक इंसान, एक डॉक्टर, एक नर्स, एक आदमी, एक पुलिस वाला आपकी सेवा में आपके दरवाजे तक आया है और आप उसको लाठी मारते हैं, आप उसको गाली देते हैं, आप उसको भगा देते हैं। वो बेचारा अपनी जान की परवाह नहीं, उसका भी परिवार है। पुलिस वाला जो है, डॉक्टर लोग जो हैं,
नर्सिस जो हैं उनका परिवार है, उनके बाल बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं, उनका फैमिली है। अगर उसको कोरोना हो गया तो क्या होगा उन लोगों का? वो उसकी परवाह नहीं करते, वो आपकी सेवा में अपनी जान की बाजी लगाते हैं, जैसे हमारे बॉर्डर पे हमारे सैनिक अपनी जान की बाजी लगाते हैं। तो साहब कम से कम उतना रिस्पेक्ट करिए कि उस पर पत्थर मत फेंकिए, उसको गाली मत दीजिए, उसको मारिए मत। और मेरी सरकार से विनती है कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि दूसरी बार ऐसा करने से 2 बार सोचे कि हमारे यही वॉरियर हैं, यही हमें बचाएंगे तो बचाएंगे, नहीं तो हम बचने वाले नहीं हैं कोरोना से। इनका सम्मान करें, इसका आदर करें। पूरा करने से पहले आई एम वेरी सॉरी, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। देखिए, ये कोरोना की क्राइसिस है, वो तो रहेगी हमारे साथ, वो कहीं जाने वाली नहीं है। इट्स गोइंग टू रिमेन विथ अस। कोरोना ये हमारे साथ ही रहने वाला है। लेकिन कोरोना की क्राइसिस जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी हल्की हो जाएगी, नाउ वी आर इन मंथ ऑफ मे, आई एम टॉकिंग समथिंग इन मंथ ऑफ सितंबर से दिसंबर और इवन सितंबर, इकोनॉमिकल क्राइसिस जो पैदा होगी, अभी दुनिया में है द 3rd रिचेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड, जहां लोग भीख मांग के खाना खा रहे हैं अभी, मैक्सिको, हांगकांग एंड सऊदी अरेबिया, द रिचेस्ट कंट्री गल्फ में। अभी सऊदी अरेबिया की माली हालत बहुत खराब है। तो मैं उसके बारे में, मैं इकोनॉमिस्ट तो हूँ नहीं, ये मेरा विषय भी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत, साहब 3 बार बोलूँगा, बहुत बड़ी इकोनॉमिकल क्राइसिस कम फेस करने वाले हैं। तो मेरा आपके लिए एक टेक अवे मैसेज है आज, जैसे मैंने कहा कि प्रतिकार शक्ति बढ़ाइए, आप रोग से लड़ने की आपकी ताकत को बढ़ाइए, उस तरीके से इकोनॉमी पे भी ध्यान दीजिए साहब। इतना ही कहूँगा। समझो आज आपने ये सोचा है कि आप 100 रुपये का खर्चा करना चाहते हैं, सिर्फ 25 रुपये का खर्चा करिएगा। इफ़ यू वांट टू स्पेंड 100 रुपीज़ टुडे, यू हैव डिसाइडेड, प्लीज डोंट डू इट, स्पेंड ओनली ₹25। और ये मेरी बात आपको दिसंबर महीने में बराबर समझ आ जाएगी, दिवाली पे तो आएगी ही आएगी। इकोनॉमिकली ऑल्सो वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स। ये कोरोना की बातें हैं ना, मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, कोरोना समय डरना नहीं है, लेकिन ये कहूँगा कि नहीं डरना है, बिल्कुल मैं डराने के लिए ही कह रहा हूँ आपको, मैं आपको डरा रहा हूँ। वो इसीलिए कि आप डरेंगे तब संभल जाएंगे। डरना मतलब ये नहीं कि छुप जाना, डरना मतलब जाग जाना। और डर रहेगा तो हम नियमों का पालन करेंगे, दिन में 10 बार हाथ धोएंगे, सैनिटाइज़र का उपयोग करेंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, और जो कानून हमें लगाए गए हैं कि इकट्ठा ना होइए वगैरह वगैरह, वो सब हम करेंगे। 2 पैसा अभी से बचा के रखेंगे, आने वाले दिन में वो उसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है मेरे भाई। और अपनी लड़ने की ताकत को बढ़ाएंगे वैज्ञानिक तरीके से, एलोपैथिक तरीके से, जो मैंने आपको कहा। जैसे मैंने कहा कि ये सुविधाएं हमारे गांव में हैं, वापी में हैं, जो आप घर तक भी पहुंच सकती हैं वगैरह। इसके लिए बहुत सारे फ़ोन नंबर वगैरह भी हैं, और ये सस्ता मिलता है। आई कैन गारंटी यू दैट इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता। ये सुविधाओं में से आप में से किसी को इसका उपयोग करना हो, किसी में एनीबडी वांट्स टू यूज़ दिस फैसिलिटी, एनीबडी रियली वांट्स टू फॉलो दिस, जो मैंने कहा उसको फॉलो करना चाहते हैं, इज मोस्ट वेलकम टू कॉन्टेक्ट मी। और हमारा जो और कोरोना वॉरियर्स है, मैं उनको कोरोना वॉरियर कहता हूँ, हम सब लश्कर के जवान हैं। अभी तो हम बूढ़े हैं लेकिन लश्कर के जवान हैं, इनका कांटेक्ट करिए, आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, जो होगा वो फ़ायदा होगा। जय भारत, नमस्ते।